नमस्कार। आज हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नाम का भी सफर है जो वक्त के साथ लगातार बदलता रहा। तो चलिए इस एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। आखिर उत्तर प्रदेश को अपना ये नाम मिला कैसे? इसका जवाब आप देखेंगे इतिहास के कई मजेदार पन्नों में छुपा है। कहानी की शुरुआत होती है आगरा प्रेसिडेंसी से। ये इस पूरे क्षेत्र का कह सकते हैं कि पहला एक संगठित रूप था, और इसके पहले गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकाफ, जिन्हें एक और वजह से जाना जाता है। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस पर से पाबंदियां हटाई थीं। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर आगरा प्रेसिडेंसी 14 नवंबर 1834 को बनी, और इसका इलाका सच में बहुत बड़ा था। सोचिए, इसमें सिर्फ आज का उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल थे। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी राजधानी थी आगरा। वैसे प्रेसिडेंसी बनने से ठीक पहले इस इलाके का एक और नाम था, विजित एवं सत्तांतरित प्रांत। ये नाम उस दौर की कहानी बताता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाइयों और संधियों के जरिए धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रही थी। और बस यहीं से इस क्षेत्र के नाम बदलने का एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सदी से भी ज्यादा समय तक इस राज्य की पहचान लगातार बदलती रही। पहला बड़ा बदलाव आया ठीक 2 साल बाद, 1836 में। आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत रख दिया गया। हालांकि नाम तो बदल गया, लेकिन राजधानी 1858 तक आगरा ही बनी रही। अब उत्तर पश्चिमी प्रांत के शासनकाल के भी 2 अलग अलग दौर थे। 1858 तक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चली गई। वक्त के साथ साथ इस प्रांत की भौगोलिक सीमाएं भी बदलती रहीं। जैसे 1871 में अजमेर का क्षेत्र, जो आज राजस्थान का हिस्सा है, उसे इस प्रांत से अलग कर दिया गया। इसके ठीक बाद 1877 में अवध के क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया, और फिर इसका नाम हो गया, थोड़ा लंबा है, आगरा एवं अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1902 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस शब्द का इस्तेमाल हुआ, और पूरा नाम बना आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में नाम को और छोटा और आसान कर दिया गया। आगरा और अवध हटा दिया गया और ये सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया। और आपको बता दूं, भारत की आजादी के समय तक ये इसी नाम से जाना जाता था। और फिर आती है वो ऐतिहासिक तारीख जिसने इस राज्य को इसकी आज की पहचान दी, 24 जनवरी 1950। जी हाँ, इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, और इसी ऐतिहासिक दिन को अब राज्य के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये तो थी नाम की कहानी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद राज्य की सरहदों में भी बड़े बदलाव हुए, जिनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 1956 में जब पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं फिर से बनाई जा रही थीं, तब एक दिलचस्प बात हुई। उत्तर प्रदेश की सीमाओं में कोई खास या बड़ा बदलाव नहीं किया गया। असली भौगोलिक बदलाव देखने को मिला साल 2000 में। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम था उत्तरांचल, जिसे आज हम सब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब जरा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बात करते हैं। राज्य को अपना नाम तो 24 जनवरी 1950 को मिल गया, लेकिन इसे एक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। आधिकारिक तौर पर पहला स्थापना दिवस समारोह 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। यह पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, और कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा महाराष्ट्र के राज्य दिवस समारोह से ली गई थी। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। अगर हम नामकरण के साल यानी 1950 से गिने तो 2025 में 76वां स्थापना दिवस होगा, लेकिन अगर आधिकारिक समारोह की शुरुआत यानी 2018 से गिने तो ये सिर्फ 8वां उत्सव होगा। है ना दिलचस्प? नाम और सीमाओं के अलावा
एक और चीज है जो वक्त के साथ बदलती रही, और वो है राज्य की राजधानी। चलिए इसकी यात्रा पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सफर आगरा से शुरू हुआ, जो 1858 तक राजधानी रहा। फिर 1 नवंबर 1858 को सत्ता का केंद्र बना प्रयागराज, जब वहां महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी गई थी। इसके बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और आखिरकार 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया। एक मजेदार बात यह भी है कि आज भी उत्तर प्रदेश में सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है। लखनऊ प्रशासनिक राजधानी है, तो प्रयागराज न्यायिक राजधानी। वाराणसी को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, जबकि कानपुर राज्य की आर्थिक और औद्योगिक धुरी है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास लगातार बदलावों का गवाह रहा है। आज ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोते हुए भविष्य के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक राज्य का नाम, उसकी सीमाएं और यहाँ तक कि उसकी राजधानी भी बदल सकती है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो वास्तव में उसकी असली पहचान को बनाती है? सोचिएगा जरूर। सोचिए, भारत के ठीक बीच में एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में एक देश जितना बड़ा है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो आज हम उत्तर प्रदेश के नक्शे की गहराइयों में उतरने वाले हैं, सिर्फ इसके विशाल मैदानों को देखने के लिए नहीं, बल्कि उन सीमाओं को समझने के लिए जिन्होंने इसकी पूरी कहानी को गढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, मतलब इसका आकार कितना बड़ा है ये समझेंगे। फिर थोड़ा और करीब जाएंगे, ग्लोब पर इसकी सही लोकेशन क्या है वो देखेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे इसके पड़ोसियों से, जिसमें नेपाल भी है और भारत के 8 दूसरे राज्यों भी। और हाँ, आखिर में हम उस ऐतिहासिक पल पर भी नजर डालेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े सवाल से। जब हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो असल में हम सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहे होते, हम एक ऐसी जमीन की बात कर रहे हैं जो अपने साइज और असर में दुनिया के कई देशों को टक्कर दे सकती है। तो फिर सवाल ये है कि ये आखिर कितना बड़ा है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, पूरे भारत की जितनी जमीन है ना, उसका 7.33% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यहीं से हमें पहली झलक मिलती है कि ये राज्य कितना विशाल है। तो ये जो 7.33% है, ये असल में कितना एरिया हुआ? तो ये है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। जी हाँ, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। अभी इतना बड़ा एरिया है कि शायद इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो, पर चिंता मत कीजिए, आगे हम इसकी पूरी रूपरेखा को और साफ करेंगे। पर जानते हैं, एक वक्त था जब ये राज्य इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये बात है साल 2000 से पहले की, जब उत्तराखंड का जन्म नहीं हुआ था। तब उत्तर प्रदेश का एरिया था 2,94,411 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक ऐसा बंटवारा था जिसने न सिर्फ नक्शे को दोबारा बनाया, बल्कि इस राज्य की पहचान को भी एक नया मोड़ दे दिया। तो फिर सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक बंटवारे के बाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का साइज के हिसाब से कौन सा नंबर है? तो देखिए, आज भी ये एक बहुत बड़ा राज्य है और भारत में चौथे नंबर पर आता है। इससे बड़े सिर्फ 3 ही राज्य हैं। नंबर 1 पर राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब हमें इसके साइज का एक अच्छा खासा अंदाजा हो गया है। तो अब जरा इसे दुनिया के नक्शे पर रख कर देखते हैं, मतलब वो कौन से अक्षांश और देशांतर या कह ले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जो उत्तर प्रदेश की हदों को तय करते हैं। तो देखिए, दक्षिण में सोनभद्र के जंगलों से लेकर उत्तर में सहारनपुर की तराई तक उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। और अगर हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात करें तो इसका विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। और इसी तरह अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें, मतलब शामली के खेतों से लेकर बलिया के गंगा के मैदानों तक, तो इसका देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण तक इसका जो कुल अक्षांशीय फैलाव है वो है 7 डिग्री 36 मिनट का।
और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो फैलाव है जो इस राज्य के मौसम और यहाँ की जमीन में इतनी जबरदस्त विविधता लाता है। तो ये जो डिग्री और मिनट हम देख रहे हैं, ये असल में जमीन पर कितने किलोमीटर बनते हैं। तो देखिए, अगर हम उत्तर में सहारनपुर से दक्षिण में सोनभद्र तक जाएं, तो ये दूरी है 240 किलोमीटर। और अगर पश्चिम में शामली से पूरब में बलिया तक का सफर करें, तो ये एक लंबा सफर होगा, करीब 650 किलोमीटर का। इसी से आप इसके फैलाव का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी राज्य अकेला नहीं होता है ना, उसकी अपनी एक पहचान उसके पड़ोसियों से भी बनती है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी भी इसके पड़ोसियों के साथ जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये विशाल राज्य अपनी सीमाएं आखिर किस किस के साथ बांटता है? और इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। जवाब है 9। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 अलग-अलग पॉलिटिकल यूनिट्स को छूती हैं, और ये आंकड़ा भारत में किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। सही मायनों में ये देश का एक चौराहा है। पर इन 9 में भी एक खास बात है, ये सब के सब राज्य नहीं हैं। इनमें से 8 तो राज्य हैं और एक है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी। ये अपने आप में भारत के राजनीतिक भूगोल का एक बहुत ही अनोखा मेल है। तो कौन कौन है ये 8 राज्य? चलिए एक नजर डालते हैं। उत्तर में ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छूता है। पश्चिम की तरफ आएं तो हरियाणा और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। दक्षिण में इसकी सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है, और पूरब में है झारखंड और बिहार। और हाँ, वो एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है? वो है देश की राजधानी दिल्ली। लेकिन इन सब के अलावा शायद सबसे दिलचस्प पड़ोसी एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरा देश है, और वो है उत्तर में नेपाल। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है। ये एक ऐसा गलियारा है जहां 2 संस्कृतियां मिलती हैं, जहां की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, और जहां यहां तक कि जंगली जानवर भी सरहदों की परवाह नहीं करते। तो चलिए उत्तर प्रदेश और नेपाल के इस खास रिश्ते पर जरा और गौर करते हैं। इस बहुत ही जरूरी सीमा पर उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले पड़ते हैं। इन्हें आप एक तरह से दरवाजा समझ सकते हैं, जहां से लोगों और सामान की दोनों देशों के बीच आवाजाही होती है, और ये आवाजाही इनके लंबे और साझे इतिहास का प्रतीक है। तो कौन से हैं ये 7 जिले? अगर हम पूरब से शुरू करें तो सबसे पहले आता है महाराजगंज। फिर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए आते हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आखिर में पीलीभीत। और हर जिले का इस बॉर्डर के साथ अपना एक अलग ही रिश्ता है। और अगर हम इस बॉर्डर की कुल लंबाई की बात करें तो ये 579 किलोमीटर तक फैली हुई है। सोचिए, 579 किलोमीटर। ये सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा है जो दोनों तरफ के समुदायों को जिंदा रखती है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ का इकोसिस्टम है। यहाँ कुदरत के लिए इंसानों की बनाई सरहदों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क नेपाल के शुक्ला फंटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ जाता है, वहीं सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ती है। ये बहुत जरूरी गलियारे हैं जो बाघों और न जाने कितने ही दूसरे जानवरों को आज़ादी से घूमने की जगह देते हैं। तो नेपाल के साथ इस इंटरनेशनल बॉर्डर को समझने के बाद चलिए अब वापस भारत के राज्यों से लगी सीमाओं पर आते हैं, और हम अपनी बात शुरू करेंगे उस राज्य से जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है, और वो है हिमाचल प्रदेश। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच जो पूरी सीमा है वो सिर्फ एक जिले से लगती है, और वो जिला है सहारनपुर। राज्य के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी कोने पर ये बस एक हल्का सा स्पर्श है जो इसकी सबसे छोटी इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है। अच्छा, अब एक ऐसी सीमा की बात करते हैं जो छोटी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। एक वक्त था जब उत्तराखंड के पहाड़ उत्तर प्रदेश के मैदानों का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो चलिए इस जरूरी बॉर्डर को समझते हैं। तो बिल्कुल नेपाल की तरह ही उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और इन 7 जिलों में से वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लंबी है? वो है बिजनौर। बिजनौर की सीमा उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लगती है, जो इसे इन 2 राज्यों के बीच लेन देन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है।
और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर, उस पल पर जिसने इन सभी सीमाओं को एक नया मतलब दिया। हम बात कर रहे हैं साल 2000 की, जब एक राज्य के 2 टुकड़े हुए। इसके पूरी कहानी शुरू हुई उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 से। फिर आई तारीख 28 अगस्त 2000, जब तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस पर अपने दस्तखत करके इसे कानून बना दिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह और राज्यपाल थे सूरजभान, जिनके रहते ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ और भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर में हम एक ऐसे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं जो आज भी उतना ही मायने रखता है। जब एक राज्य टूटकर 2 हो जाता है तो असल में होता क्या है? इस बंटवारे ने उत्तर प्रदेश और उसके नए पड़ोसी उत्तराखंड दोनों की किस्मत को कैसे बदला? ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, ये कहानी है पहचान की, राजनीति की और विकास की। इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की सीमाओं को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखते हैं कि ये राज्य अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये सारी जानकारी हमारे सोर्स मटेरियल पर ही आधारित है। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, यानी यूपी के उत्तरी कनेक्शन से। उत्तर में सबसे पहले बात आती है बरेली की, जिसे पहाड़ों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे किशाऊ बांध परियोजना। ये टोन्स नदी पर है और इसमें सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 राज्य शामिल हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हरिप्रिया जलाशय और नानक सागर बांध जैसे मुद्दे भी हैं, जिन पर यूपी और उत्तराखंड के बीच चर्चा होती रहती। चलिए अब उत्तर से थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। हरियाणा के साथ जो सीमा लगती है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हरियाणा को छूते हैं? जवाब है 6। जी हाँ, कुल 6 जिले हैं। और ये जिले कौन कौन से हैं? चलिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखते हैं। सबसे ऊपर सहारनपुर, फिर शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आखिर में मथुरा। तो ये वो 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा बनाते हैं। अच्छा, ये तो हुई यूपी की बात। अब अगर हरियाणा की तरफ से देखें तो वहां से 7 जिले हैं जो यूपी से जुड़ते हैं। और हरियाणा के वो 7 जिले हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह। तो इन दोनों तरफ के जिलों से मिलकर ये पूरी सीमा बनती है। यहाँ एक काफी दिलचस्प बात भी है। इन दोनों राज्यों के बीच जो बॉर्डर है ना, उसे लेकर एक पुराना विवाद भी चला आ रहा है। इसे सिमित अवार्ड कहते हैं और ये मामला आज भी चर्चा में रहता है। ठीक है, हरियाणा से अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। देखते हैं कि यूपी का बॉर्डर राजस्थान के साथ कैसा है। यहाँ पर मामला काफी सीधा है। उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा, और ये दोनों सीधे राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों से लगते हैं। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ जिलों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, चंबल नदी जो है वो इन दोनों राज्यों के बीच एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है और सांस्कृतिक रूप से भी ये इलाका बहुत जुड़ा हुआ है। जो ब्रज क्षेत्र है उसमें यूपी का मथुरा वृंदावन भी आता है और राजस्थान का भरतपुर डीग एरिया भी। और हाँ, टूरिज्म के लिहाज से तो ये बहुत ही अहम है। ये पूरा इलाका मशहूर गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा है। चलिए अब उस राज्य की बात करते हैं जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो कितने जिले हैं? पूरे 11। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं और यही वजह है कि ये राज्य की सबसे लंबी और कह सकते हैं कि सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। ये 11 जिले एक लंबी पट्टी की तरह राज्य के दक्षिणी हिस्से में फैले हुए हैं। शुरुआत होती है आगरा से, फिर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आखिर में सोनभद्र तक। अब इन 11 जिलों में से एक जिला ऐसा है जो अपनी भौगोलिक बनावट की वजह से बहुत ही खास है और वो है ललितपुर। तो ललितपुर में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश में इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक जिले से है, झांसी। यही बात इसके भूगोल को बहुत ही अनोखा बना देती है। इस बॉर्डर की और भी कुछ खासियतें हैं, जैसे धसान नदी जो यूपी और एमपी के बीच एक तरफ से सीमा बनाती है।
और फिर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये तो एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जल साझाकरण परियोजना है इन दोनों राज्यों के बीच। चलिए अब मैप पर थोड़ा और दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वो कोना जहां वो एक नहीं बल्कि 2 राज्यों से मिलता है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जिला सोनभद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। मतलब सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से भी लगती है और झारखंड के गढ़वा से भी। इस ट्राई स्टेट एरिया मतलब जहां ये तीनों राज्य मिलते हैं वहां भी कुछ खास बातें हैं। सोनभद्र और बलरामपुर के बीच का बॉर्डर काफी छोटा है, करीब 10 से 15 किलोमीटर का ही। लेकिन यहाँ कन्हर नदी प्रोजेक्ट जैसा एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों शामिल हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो नेशनल हाईवे 343 यहाँ से गुजरता है जो यूपी को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। और इस इलाके का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ठीक है, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब चलते हैं पूर्वी सीमा की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की मुलाकात बिहार से होती है। ये भी एक काफी लंबी सीमा है। उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 जिले हैं और बिहार की तरफ से 8 जिले। आप देख सकते हैं महाराजगंज, कुशीनगर से लेकर सोनभद्र तक यूपी की तरफ और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज से लेकर रोहतास तक बिहार की तरफ। ये बहुत ही एक्टिव और महत्वपूर्ण बॉर्डर है। और यहाँ एक नदी है जो बहुत अहम भूमिका निभाती है, गंडक नदी। देखिए, जो गंडक प्रोजेक्ट है वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं बल्कि एक जॉइंट वेंचर है जिसमें नेपाल भी शामिल है। और यही नदी यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से अलग भी करती है, मतलब एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और एक आखिरी पर बहुत ही खूबसूरत बात, ये सीमा सिर्फ इंसानी बस्तियों को ही नहीं जोड़ती बल्कि प्रकृति को भी जोड़ती है। बिहार का जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक ही बड़ा और कनेक्टेड इकोसिस्टम है। कमाल है ना? नमस्कार। उत्तर प्रदेश नाम तो सुना ही होगा, है ना? भारत का इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण राज्य। पर क्या हम इसकी ज्योग्राफी यानी इसके भूगोल को सच में जानते हैं? चलिए आज कुछ हैरान करने वाले तथ्यों और आंकड़ों के साथ इसकी भौगोलिक बनावट को और करीब से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 1, 2 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों से जुड़ता है? इसका जवाब हम आगे जानेंगे, पर तब तक सोचिए क्योंकि ऐसे ही कई दिलचस्प तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुदरती सीमाओं की। ये वो सरहदें हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि नदियों ने खुद बनाया है। अगर आप नक्शे पर देखें तो कर्मनाशा नदी शायद आपको सिर्फ एक नीली लकीर लगे, पर असल में ये सिर्फ एक लकीर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक नेचुरल बाउंड्री, एक कुदरती दीवार की तरह काम करती है जो दोनों राज्यों को अलग करती है। और पता है, इस नदी से एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से इसे शापित नदी भी कहा जाता है। कितना अनोखा मेल है ना, भूगोल और लोक कथाओं का। अब नदियों की बात चल ही रही है तो बांधों को कैसे भूल सकते हैं? सोन नदी पर बना बाण सागर बांध प्रोजेक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का एक साझा प्रयास है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और बात करते हैं प्रदेश के कुछ खास जिलों की जिनके नाम अपने आप में कई रिकॉर्ड्स हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। क्या आपको पता है कि दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश के 2 बहुत अहम जिलों गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से सीधे जुड़ती है? और यही नज़दीकी इस पूरे इलाके को इतना खास बना देती है। अब बारी है उत्तर प्रदेश के एक रिकॉर्ड होल्डर जिले की। जी हाँ, इसका नाम है सोनभद्र और ये कई मायनों में बहुत ही यूनिक है। ये नंबर 4, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये सोनभद्र की खास ज्योग्राफिकल पोजीशन को बताता है। और लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब आ गया। जी हाँ, सोनभद्र ही वो इकलौता जिला है जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। इतना ही नहीं, अपनी लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा भी मिला है। और हाँ, ये प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर भी है। तो चलिए
अब एक लंबी छलांग लगाते हैं सोनभद्र से, जो सबसे दक्षिण में है, सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी हिस्से में, सहारनपुर। सहारनपुर आप कह सकते हैं कि ये प्रदेश का सबसे उत्तरी मुकुट है। ये भी 3 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। और इसकी 957 मीटर की औसत ऊंचाई इसे प्रदेश के ऊंचे इलाकों में से एक बनाती है। अच्छा, हमने अभी तक उन जिलों की बात की जो दूसरे राज्यों से लगते हैं, पर एक रिकॉर्ड तो स्टेट के अंदर ही है। पता है कौन सा जिला सबसे ज्यादा पड़ोसी जिलों से घिरा है? ये खिताब जाता है बदायूं का। जी हां, बदायूं कुल 8 जिलों की सीमाओं को छूता है। वैसे यहां एक बात बताना जरूरी है, हमारे सोर्स में तो 8 लिखा है, पर साथ में ब्रैकेट में बुक 9 भी मेंशन किया गया है। तो हो सकता है कि कुछ दूसरी किताबों में यह संख्या 9 बताई गई हो। बस एक छोटा सा डिटेल है। अब बात करते हैं एरिया की। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? तो टॉप पर है लखीमपुर खीरी, जो 7680 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। इसके बाद आते हैं सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। और हां, एक छोटी सी बात, हरदोई के एरिया को लेकर सोर्सेज में थोड़ा सा फर्क है, कहीं 5989 तो कहीं 5986 मिलता है। और अगर बड़े जिलों की बात हुई है तो छोटे जिलों की भी होनी चाहिए। सबसे छोटा जिला है हापुड़, सिर्फ 660 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और एक मजेदार बात यह है कि इनमें से कई जिलों के नाम पहले कुछ और थे, जैसे हापुड़ को पहले पंचशील नगर कहते थे, भदोही को संत रविदास नगर और शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। अब 2 ऐसे जिलों पर नजर डालते हैं जिनकी लोकेशन वाकई बहुत यूनिक है। ये हैं पीलीभीत और महाराजगंज। इन दोनों में खास क्या है? ये दोनों ही जिले एक तरफ एक भारतीय राज्य से जुड़े हैं और दूसरी तरफ सीधा नेपाल से। पीलीभीत उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर है, तो महाराजगंज बिहार नेपाल बॉर्डर। तो अब तक हमने सीमाओं और जिलों की बात की। अब थोड़ा शहरों की तरफ चलते हैं। बात करेंगे पॉपुलेशन की और इकोनॉमिक इंजन यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम एनसीआर कहते हैं। शहरी क्षेत्र के साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ है राजधानी लखनऊ, जिसका अर्बन एरिया है 471 स्क्वायर किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती, जिसका शहरी इलाका सिर्फ 65 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। और पॉपुलेशन के मामले में तो ये अंतर और भी ज्यादा बड़ा है। गाजियाबाद की शहरी आबादी है 31.6 लाख और श्रावस्ती की सिर्फ 30,000। मतलब श्रावस्ती एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही सबसे छोटा है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जिले की शहरी आबादी है। अगर हम सिर्फ शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है कानपुर। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। जब ये बना तो यूपी से इसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ शामिल थे। फिर वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता गया। 1997 में बागपत जुड़ा, फिर 2011 में हापुड़, 2015 में मुजफ्फरनगर और 2017 में शामली भी इसका हिस्सा बन गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूचर में अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। ये सिर्फ नंबर्स या नाम नहीं है, बल्कि यही वो हकीकत है जो इस राज्य की तरक्की की दिशा तय करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्ट, चाहे वो राज्यों से जुड़ी सीमाएं हों, बढ़ता शहरीकरण हो या फैलता हुआ एनसीआर, इसके भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश की कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों और उसके प्रतीकों पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये सारी जानकारी सीधे हमारे नोट्स से आ रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम बात करेंगे राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर की, फिर देखेंगे राज्य के प्रतीक को, उसके बाद राज्य के पशु और पुष्प, पक्षी और वृक्ष, और आखिर में राज्य के खेल, मछली और नृत्य पर भी नजर डालेंगे। एक एक करके इन सब पर बात होगी ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। यह है उत्तर प्रदेश का राज्य राजधानी क्षेत्र, जिसे हम एससीआर भी कहते हैं। तो सवाल उठता है कि इस एससीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं। देखिए, इसमें कुल 6 जिले आते हैं जो राजधानी लखनऊ से सटे हुए हैं। ये हैं लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई। और जरा सोचिए, ये इलाका कितना बड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 27,026 वर्ग किलोमीटर। यह सच में एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है।
अच्छा, तो इसके मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है? देखिए, इस पूरे एससीआर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण करता है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है और इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक यानी स्टेट एम्ब्लम की। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छिपा है और ये हमें राज्य के बारे में क्या बताता है। ये जो प्रतीक है इसे 1938 में अपनाया गया था। सबसे पहली चीज जो इसमें दिखती है वो है एक गोला, एक वृत्त। ये असल में पूरे राज्य की एकता को दिखाता है कि सब एक हैं। अब इस गोले के अंदर क्या है? सबसे पहले ध्यान जाता है दो मछलियों पर। ये जो दो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों की निशानी है और ये चिन्ह लखनऊ के मशहूर रूमी दरवाजे से लिया गया है। मछलियों के साथ साथ आपको बहती हुई धाराएं भी दिखेंगी। ये धाराएं प्रयागराज में नदियों के पवित्र संगम को दर्शाती हैं। और आखिर में इस प्रतीक में एक धनुष और बाण भी हैं। ये सीधे तौर पर भगवान राम और हमारी प्राचीन नगरी अयोध्या का प्रतीक है। तो ये तो हुई प्रतीक की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय पुष्प के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, जिसे दलदली हिरण भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है रुसेर्वस डुओसेली। इसकी एक उपप्रजाति दुधवा नेशनल पार्क में मिलती है और ये सबसे ज्यादा दुधवा नेशनल पार्क और लखीमपुर में ही पाया जाता है। अब आते हैं राजकीय पुष्प यानी फूल पर। इसका आज का नाम तो पलाश या टेसू है, लेकिन इसका एक पुराना नाम भी था, ब्रह्मकलश। तो आज का नाम है पलाश। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा। इसे 4 जनवरी 2011 को राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। और पता है, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। चलिए, पशु और पुष्प के बाद अब बारी है राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष की। तो राज्य का पक्षी है सारस। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटिगोने है। इसके प्रजनन स्थल इटावा के दलदली इलाकों में है और यही वजह है कि इटावा और मैनपुरी जिलों में इसके संरक्षण के लिए काफी काम किया जा रहा है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सारस को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी सुभेद्य की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। औरैया में तो एक समर्पित सारस संरक्षण रिजर्व सेंटर भी बनाया गया है। अब आते हैं राजकीय वृक्ष पर, जो है अशोक। इसके नाम का मतलब ही है बिना शोक के। इसे प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है सराका अशोका। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं। यहां हम बात करेंगे राज्य के खेल, मछली और नृत्य की। तो एक नजर में देख लेते हैं। राज्य का खेल है हॉकी, राज्य की मछली है चिताला और राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। एक और महत्वपूर्ण बात, राज्य का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। हाँ, तो जैसा अभी बताया, गंगा डॉल्फिन को अक्टूबर 2023 में राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। ये बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि हमारी नदियों की सेहत कैसी है उसका एक इंडिकेटर है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के कुछ खास प्रतीकों की कहानी। इस पूरी जानकारी को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है कि उत्तर प्रदेश के इन सभी प्रतीकों में से सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण कौन सा लगता है? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार, आज हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि इसके पूरे प्रशासनिक खाके को समझने वाले हैं, वो भी बिल्कुल परत दर परत। हम शहरों से शुरू करेंगे, फिर जिलों को समझेंगे और आखिर में मंडलों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा आज का सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम नगर निगमों पर नजर डालेंगे, फिर हम जिलों की कुछ दिलचस्प खासियतों को जानेंगे और आखिर के 2 हिस्सों में हम देखेंगे कि ये जिले कैसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों में, जिन्हें हम मंडल कहते हैं, उनमें बटे हुए हैं। और राइट, तो चलिए अब शुरू करते हैं और शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल नींव से, यानी राज्य के सबसे बड़े शहरी केंद्रों से। ये वो शहर हैं जो आप कह सकते हैं कि प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये नगर निगम होता क्या है? देखिए, इसका एक सीधा साधा नियम है। जब भी किसी शहर की आबादी 5 लाख या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है। बस यही इसका मेन क्राइटेरिया है। अच्छा, तो इन बड़े शहरों की जो सरकारें हैं उनको चलाता कौन है, उनका हेड कौन होता है?
तो जो भी प्रशासनिक काम है उनके लिए जो हेड होता है उसे आधिकारिक तौर पर महापौर या फिर मेयर कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये बात है साल 1959 की, जब उत्तर प्रदेश नगर निगम एक्ट के तहत राज्य में पहली बार नगर निगम बनाए गए। और इस पहल में सबसे आगे जो शहर थे वो थे कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज। और एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि कानपुर के जो सबसे पहले महापौर थे उनका नाम था राम रतन गुप्ता। तो जहां 1959 में सिर्फ 3 नगर निगमों से शुरुआत हुई थी, आज उत्तर प्रदेश में कुल 17, जी हाँ 17 नगर निगम है। ये नंबर खुद बताता है कि राज्य में शहरीकरण कितनी तेजी से बढ़ा है। तो चलिए एक एक करके इन 17 शहरों के नाम भी देख लेते हैं। लिस्ट के पहले हिस्से में है सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद और झांसी। ये सभी शहर अपने अपने इलाकों के लिए एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम करते हैं। और अब देखते हैं लिस्ट का दूसरा हिस्सा। इसमें लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, ये तो वो ओरिजिनल 3 हैं जो 1959 में बने थे। इनके अलावा वाराणसी और गोरखपुर भी हैं। और अगर हम हाल की बात करें तो अयोध्या और मथुरा वृंदावन 2017 में इस लिस्ट में जुड़े। और जो सबसे नया नगर निगम है वो है शाहजहांपुर, जिसे ये दर्जा 2018 में मिला। तो नगर निगमों की बात तो हो गई। अब एक लेवल और अंदर चलते हैं और बात करते हैं जिलों की। और यहाँ हम कुछ ऐसी दिलचस्प बातों पर गौर करेंगे, जैसे कि क्या जिले और उसके हेडक्वार्टर का नाम हमेशा एक ही होता है? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या किसी जिले का जो हेडक्वार्टर होता है, मतलब उसका जो प्रशासनिक केंद्र है, उसका नाम हमेशा जिले के नाम पर ही होता है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब हमेशा हाँ में नहीं होता। तो इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। ये रही लिस्ट। यहां आप देख सकते हैं कि पूरे 13 जिले ऐसे हैं जहां हेडक्वार्टर का नाम जिले के नाम से अलग है। मिसाल के तौर पर अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज है और गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा। ये जानना वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम हमेशा से वही थे जो आज हैं, या फिर वक्त के साथ इनमें भी कोई बदलाव आया है? चलिए पता करते हैं। जी हां, बिल्कुल बदलाव हुए हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। यहां कुछ ऐसे जिले हैं जिनके नाम बदले गए हैं। आप नोटिस करेंगे कि साल 2012 में काफी सारे नाम बदले गए, जैसे कि पंचशील नगर बन गया हापुड़। इससे एक बात साफ होती है कि ये जो प्रशासनिक सीमाएं और नाम हैं, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हमने शहरों को समझा, फिर जिलों को देखा। अब वक्त है एक और लेवल ऊपर जाने का। अब हम उस बड़े फ्रेमवर्क को देखेंगे जो इन जिलों को एक ग्रुप में बांधता है। इन्हें कहते हैं मंडल या डिविजन्स। तो सबसे पहले आता है सहारनपुर मंडल। इसमें 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर शहर में ही है। इसके बाद है मुरादाबाद मंडल। इसमें आते हैं 5 जिले, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। और इस पूरे इलाके की एक खास पहचान ये है कि यहां से रामगंगा नदी गुजरती है, जो कि यहां की मुख्य नदी है। लिस्ट में अगला है बरेली मंडल, जिसमें 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। यहां का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि बरेली में त्रिशूल एयरफोर्स बेस है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। अब बात करते हैं मेरठ मंडल की। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसके जो 6 के 6 जिले हैं, यानी मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये सभी नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा हैं। ये चीज इस पूरे मंडल को आर्थिक और भौगोलिक दोनों ही तरह से देश की राजधानी से जोड़ देती है। तो चलिए अपने इस खाके को पूरा करते हैं और जो बाकी के मंडल हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो नंबर 5 पर है अलीगढ़ मंडल। इसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज ये 4 जिले हैं। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये राज्य का सबसे नया मंडल है, जिसे 17 अक्टूबर 2008 को बनाया गया था। इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक आगरा मंडल। इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये पूरा क्षेत्र पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और अपनी जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं झांसी मंडल की। इसमें झांसी, जालौन और ललितपुर ये 3 जिले आते हैं। कहा जाता है कि बेतवा नदी इस पूरे इलाके की जीवन रेखा है और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। इसकी स्थापना 1613 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने की थी।
तो शहर से लेके जिले और फिर मंडल तक हमने उत्तर प्रदेश के इस पूरे प्रशासनिक खाके को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लिया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बचता है। ये पूरी संरचना जानने के बाद क्या 20 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इतने विशाल और विविध राज्यों को चलाने के तरीके को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा भी बदलता है? सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी कि मंडलों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम यूपी के 5 खास मंडलों को उनके स्टडी नोट्स के आधार पर जानेंगे। आज की हमारी लिस्ट में हैं चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी मंडल। तो तैयार हो जाइए, एक एक करके इन सभी को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट मंडल की। देखिए, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो इस मंडल में कुल कितने जिले हैं? यहाँ है कुल 4 जिले। हाँ, तो ये जिले हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। और यहाँ एक खास बात याद रखने वाली है कि इस मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो बांदा में है और बांदा खूबसूरत केन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, इन जगहों के जो निकनेम हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। जैसे महोबा में है रहेली सूर्य मंदिर, उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का कोणार्क। फिर चित्रकूट का गणेश बाग, उसे मिनी खजुराहो का दर्जा दिया गया है। और महोबा का चरखारी, अरे वाह, उसे तो बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे पास स्टडी नोट्स हैं उनमें इस मंडल के बारे में 2 और बड़ी खास बातें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। पहली बात तो ये कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले मंडलों में गिना जाता है। और दूसरी, जो कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत ठीक यहीं चित्रकूट के भरतकूप से होती है। आप समझ सकते हैं कि ये इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कितना जरूरी है। चलिए चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कानपुर मंडल की। देखिए, कानपुर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शहर ही नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। तो इस मंडल में कितने जिले आते हैं? यहाँ हैं कुल 6 जिले। ये हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा और हाँ, इत्र की मशहूर नगरी कन्नौज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ब्रिटिश राज के समय में कानपुर का औद्योगिक और आर्थिक दबदबा इतना ज्यादा था कि उसे पूर्व का एथेंस कहते थे। सोच के देखिए कितना बड़ा खिताब था ये। और देखिए, कल्चर के लिहाज से भी ये जगह बहुत खास है। हम सब ने वो गीत तो सुना ही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके जो रचयिता थे महान श्यामलाल पार्षद जी, वो इसी मिट्टी से थे। अच्छा, कानपुर के बाद अब हम रुख करते हैं प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ मंडल की तरफ, जो उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है। तो लखनऊ मंडल में भी कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। और हाँ, लखनऊ सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं है। क्या ये बात पता है कि एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है, जनेश्वर मिश्र पार्क, वो यहीं लखनऊ में है। कमाल है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं संगम नगरी प्रयागराज की ओर। इसे प्रदेश की जुडिशियल और कल्चरल कैपिटल दोनों ही कहा जाता है। प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। ये हैं प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। देखिए, प्रयागराज की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही शान है। इसे राज्य की न्यायिक राजधानी यानी जुडिशियल कैपिटल का दर्जा मिला हुआ है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी यहीं पर है। और यहाँ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी मौजूद है, जो इस पूरे इलाके की कला और संस्कृति को सहेजने का काम करता है। और हाँ, नदियों के मामले में तो ये मंडल बहुत ही रिच है। प्रयागराज में तो खुद गंगा, यमुना और टोन्स है। फिर प्रतापगढ़ में सई नदी बहती है और फतेहपुर में पांडु नदी है। एक और इंटरेस्टिंग बात, फतेहपुर जिले में एक जगह है शेरई घाट। इसे लोग इतने प्यार से मिनी बनारस भी कहते हैं। अब ये नाम ही बताता है कि इसका कल्चरल महत्व कितना ज्यादा होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। बात करते हैं वाराणसी मंडल की, जो अध्यात्म, कला और मॉडर्न डेवलपमेंट का एक बेहतरीन संगम है। इस मंडल के जो 4 जिले हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे वाराणसी में गंगा नदी पर देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। फिर आता है चंदौली, जो अपनी खूबसूरत गुलाबी मीनाकारी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गाजीपुर का अपना एक वीर इतिहास है और जौनपुर को तो लोग प्यार से काशी की बहन भी बुलाते हैं। वाराणसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है,
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये जापान के सहयोग से बापूपुर गांव में बनाया गया है और सबसे गर्व की बात तो ये है कि ये सेंटर गाजीपुर के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद खां को समर्पित किया गया है। तो इन सभी मंडलों को इतने करीब से जानने के बाद कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति और जिसका भूगोल, इन सब का जो अनूठा मिश्रण है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक भूगोल पर हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज हम कुछ नए और बेहद दिलचस्प क्षेत्रों में गोता लगाने वाले हैं। तो आज हम कहां चलेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे मिर्जापुर और आजमगढ़ से, फिर बस्ती और देवीपाटन की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद गोरखपुर और अयोध्या को देखेंगे और आखिर में राज्य के कुछ जो नए जिले बने हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल, दो ऐसे क्षेत्र जो इतिहास और अपनी अनोखी पहचान से भरे हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर की। अब देखिए, ये इलाका सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी एक प्रशासनिक इकाई भर नहीं है। असल में ये पूरे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदु है। तो इस मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं। एक तो खुद मिर्जापुर है, दूसरा सोनभद्र और तीसरा है भदोही, जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि पूरे भारत का समय कैसे तय होता है? यहीं से, मिर्जापुर से, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो यही मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कमाल है ना? और समय की ही बात करें तो सोनभद्र हमें बहुत बहुत पीछे ले जाता है। यहीं पर उत्तर प्रदेश का इकलौता, जी हां, एकमात्र जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल पार्क है। यह हमें इस इलाके के प्राचीन अतीत की एक जबरदस्त झलक देता है। चलिए अब मिर्जापुर से आगे बढ़ते हैं आजमगढ़ मंडल की तरफ, एक और ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी एक अलग पहचान और एक लंबा इतिहास रहा है। मिर्जापुर की ही तरह आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले हैं। कौन कौन से? मऊ, बलिया और तीसरा खुद आजमगढ़, जो इस मंडल का हेडक्वार्टर भी है। आजमगढ़ सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक इतिहास भी है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर महान ऋषि दुर्वासा का आश्रम हुआ करता था, और वो भी तमसा और मसूरई नदियों के पवित्र संगम पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बस्ती और देवीपाटन मंडलों को जानेंगे। इनके इतिहास और भूगोल पर खास तौर से ध्यान देंगे। तो हमारा अगला पड़ाव है बस्ती मंडल, एक ऐसा क्षेत्र जिसके प्रशासनिक इतिहास में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। इस मंडल में 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, और ये मंडल बना था 1997 में। इससे पहले ये गोरखपुर मंडल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बस्ती में 2 बहुत ही प्रमुख जगहें हैं। एक तो बस्ती जिला खुद क्वानो नदी के किनारे बसा है, और दूसरा है मखौटा धाम, जो मनोरमा नदी पर है। ये एक पवित्र स्थल है और कहा जाता है कि यहीं पर राजा दशरथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ किया था। देखिए, इस पूरे इलाके के भूगोल को जो चीज परिभाषित करती है वो हैं यहाँ की नदियाँ। सरयू, जिसे घाघरा भी कहते हैं, और राप्ती जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ से होकर बहती हैं, जो यहाँ की जमीन और लोगों की जिंदगी को एक आकार देती हैं। ठीक है, बस्ती के बाद अब चलते हैं देवीपाटन मंडल की ओर, जिसका मुख्यालय गोंडा में है। इस मंडल में 4 जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। जैसा मैंने बताया, इसका हेडक्वार्टर गोंडा में है, और गोंडा का एक पुराना नाम भी है, गोनर्द। गोंडा का एक और बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। ये योग के महान प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली है। और बस्ती की ही तरह देवीपाटन में भी नदियों का एक बहुत बड़ा जाल है, जो इस क्षेत्र की खेती और जीवन शैली के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें हम 2 और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंडलों को देखेंगे, गोरखपुर और अयोध्या। तो अब हम पहुंच गए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े केंद्र, गोरखपुर। ये शहर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं। एक तो खुद गोरखपुर है, फिर महाराजगंज, कुशीनगर, ये वही जगह है जहां माना जाता है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, और चौथा है देवरिया। अब ये जो तारीख आप देख रहे हैं 1903, ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी।
क्यों? क्योंकि 1903 में ही देवरिया के प्रतापपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी उस समय। इसने इस क्षेत्र में औद्योगिकरण की नींव रखी और यहाँ की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, नदियां यहाँ भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। राप्ती, रोहिणी और गंडक कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस उपजाऊ क्षेत्र से होकर बहती हैं। हमारी ये यात्रा अब हमें अयोध्या मंडल तक ले आई है। इस मंडल को अक्सर पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस मंडल में 5 जिले हैं: अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर। और जैसा कि बताया गया है, इसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं और सुल्तानपुर जिला गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या का तो हर कोना पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में ऐसी जगहें हैं जो सीधे रामायण की कहानियों से जुड़ी हैं, जैसे विजयपथु, महावीर और घोपाप, जहां कहा जाता है कि भगवान राम ने तपस्या की थी। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों पर जो हाल के वर्षों में बनाए गए हैं। हम इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि 1990 के दशक के बीच में उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसे बदला। देखिए, फरवरी 1995 में हमीरपुर से महोबा बना, फिर सितंबर 1995 में अयोध्या से अंबेडकर नगर, 1997 में तो कई जिले बने। अप्रैल में प्रयागराज से कौशाम्बी और मुरादाबाद से अमरोहा, फिर मई में अलीगढ़ और मथुरा के हिस्सों से हाथरस और बांदा के कुछ हिस्सों से चित्रकूट। और इन नए जिलों में से हर एक की अपनी एक कहानी है। जैसे कौशाम्बी से यमुना नदी बहती है, अमरोहा का नाम पहले ज्योतिबा फूले नगर था जो 2012 में बदला गया, और हाथरस को भी एक नया नाम दिया गया था, महामाया नगर। तो जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के इन प्रशासनिक मंडलों की यात्रा की, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये जो सीमाएं हैं ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं होती। ये किसी भी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों, उसकी बदलती प्राथमिकताओं और उसकी लगातार विकसित होती कहानी को दर्शाती हैं। अगली बार तक इसी तरह खोजबीन करते रहिए। नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल नोट्स पर आधारित है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम यूपी के जो नए जिले बने हैं उनकी बात करेंगे, फिर तहसीलों, नगर निकायों और पंचायतों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि स्टेट के डेवलपमेंट अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं। तो शुरुआत करते हैं साल 1997 में बने जिलों से, और इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है बलरामपुर। हाँ, तो 25 मई 1997 इस दिन गोंडा और सिद्धार्थनगर जिलों के कुछ हिस्सों को लेकर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया बलरामपुर। और इसकी एक खास बात यह है कि ये राप्ती नदी के ठीक किनारे बसा हुआ है। अच्छा, इससे बस कुछ ही दिन पहले यानी 20 मई को वाराणसी से भी एक नया जिला लग हुआ था और इसका नाम है चंदौली। अब देखिए, चंदौली के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहीं पे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मौजूद है। यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगला जिला है श्रावस्ती। इसे 22 मई को बहराइच से अलग करके बनाया गया था। देखिए, बौद्ध धर्म के लिहाज से यह जगह बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश यहीं दिए थे। अब हम आ गए हैं सितंबर 1997 में। इस महीने की 6 तारीख को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया गौतम बुद्ध नगर जिला, और यह जिला हिंडन नदी के तट पर बसा है। और दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 5 सितंबर को बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर संत कबीरनगर जिले का गठन हुआ था। तो ये तो थे कुछ जिले। चलिए अब अपनी टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 1997 और उसके बाद बने कुछ और नए जिलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 18 सितंबर को फर्रुखाबाद से अलग होकर बना कन्नौज जिला, और कन्नौज का नाम आते ही क्या याद आता है? जी हां, इत्र। इसे भारत की इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। और फिर से एक दिन पहले की बात करते हैं। कन्नौज से ठीक एक दिन पहले 17 सितंबर को इटावा जिले से औरैया जिले का गठन किया गया। अब चलिए जरा समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं साल 2008 में। यहां 17 अप्रैल को एटा जिले से अलग करके कासगंज को एक नए जिले के तौर पर स्थापित किया गया। साल 2011 तो काफी एक्शन पैक्ड रहा। सोचिए, 28 सितंबर को एक ही दिन में 3 नए जिले बना दिए गए, संभल, हापुड़ और शामली। और एक और मजेदार बात,
इन तीनों के ही पहले कुछ और नाम हुआ करते थे जो बाद में बदले गए। और हमारी इस लिस्ट का आखिरी जिला है अमेठी। इसका गठन 1 जुलाई 2010 को रायबरेली और सुल्तानपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। ये राज्य के सबसे नए जिलों में से एक है। तो ये तो थी जिलों की कहानी। अब चलिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक लेवल और नीचे उतरते हैं और बात करते हैं तहसीलों की। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 351। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को इतनी ही तहसीलों में बांटा गया है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये तहसीलें, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट्स भी कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं। तो ये जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, सबसे ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम, और ये पूरी चेन नीचे गांव के लेवल तक जाती है, जहां लेखपाल काम करते हैं। ये एक पूरा हायरार्की है। अच्छा, अब तक हमने जिलों और तहसीलों की बात की। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और शहरी इलाकों की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो मेन तरह की जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो कैसे काम करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो मेन टाइप हैं। पहला है नगर पालिका परिषद। ये उन शहरी इलाकों के लिए है जिनकी आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है। और दूसरा है नगर पंचायत। ये उन कस्बों के लिए है जहाँ की आबादी 15,000 से 1 लाख के बीच हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य में नगर पंचायतों की संख्या नगर पालिका परिषदों से कहीं ज्यादा है। अब शहरों से निकलकर थोड़ा गांव की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के पंचायती सिस्टम और राज्य को जो अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स में बांटा गया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को मेनली 4 इकोनॉमिक जोन्स में बांटा गया है, और हर जोन का पॉलिटिकल वेट कितना है ये वहां की विधानसभा सीटों से पता चलता है। और इस मामले में 162 सीटों के साथ पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न रीजन सबसे आगे है। तो इन्हीं 4 क्षेत्रों में से एक है बुंदेलखंड। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से 7 जिले आते हैं। ये हैं झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। अब ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है। इनकी कुल संख्या को लेकर अलग अलग सरकारी सोर्सेज में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। एक सोर्स कुछ कहता है, दूसरा कुछ और, जो शायद दिखाता है कि इतनी बड़े लेवल पर डेटा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो सकता है। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम राज्य के अलग अलग डेवलपमेंट और हाउसिंग से जुड़ी अथॉरिटीज के नंबर्स पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज की। इनकी संख्या है 5, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कुछ खास इलाकों के डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं। इन स्पेशल अथॉरिटीज के अलावा 28 और डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं जो बड़े पैमाने पर अलग अलग रीजन्स के विकास का काम देखती हैं। और आखिर में आते हैं हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी कुल संख्या है 54। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। तो इन सभी नंबर्स और स्ट्रक्चर्स को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर कैसे असर डालता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सीधे तौर पर गवर्नेंस और लोगों से जुड़ा सवाल है।